हेलो बच्चों, तो झारखंड का जो मॉडल सेट 1 था 10th क्लास का, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब जानते हैं मेरा नाम सूरज कुमार है और स्वागत करता हूं आपका खूबसूरत चैनल साइंस वाले पर। इस पर हम लोग आज डिस्कस क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हिंदी में है और इसी का मैं यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ हूँ और उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सेट में साइंस क्लास में दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर में है समतल, उत्तल, अवतल और कोई नहीं। दाढ़ी जो हमारा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को एक ऐसा मिरर चाहिए जिससे क्या करें कि पूरा क्लियर दिखे, जूम दिखे। जूम कर करके हम लोग हर एक दाढ़ी को हटाते हैं। तो उसके लिए बाबू हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे ना तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो सर उत्तल का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है कि आपका अगर छोटा सा मिरर है, अगर आप बहुत बड़े बड़े अगर आप ऑब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग उत्तल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसको तो और जूम करना था, तो इसी के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। सर समतल के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बाबू जो प्लेन मिरर क्या होता है कि अगर इतना बड़ा ये सीट है, इतना बड़ा अगर ये सीट है तो इतना ही बड़ा अगर हम इमेज भी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो सारा क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलता जाएगा, तो ध्यान लगाकर सुनना है। पढ़ो मत पढ़ो, कान में हेडफोन लगाओ, चुपचाप मोबाइल के सामने देख दो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध बताना है। जैसे लड़का लड़की के बीच का संबंध क्या है, उसी तरीके से हम लोग इसके बीच का, किसके बीच? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी फोकल लेंथ और हम लोग क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए जो बाबू हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। मान लो किसके लिए? गोलीय दर्पण। हम लोग कोई भी अगर, ये कौन सा दर्पण हो गया बाबू? ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर हो गया। सर कॉन्वेक्स कैसा होता है? तो लीजिए सर, जिसका ये हिस्सा उभरा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और ये जो अंदर वाला अगर इस टाइप से हिस्सा धंसा हुआ रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो सर इसके बीच का हम जब भी यहाँ से लेते हैं बाबू तो सबसे पहले क्या होता है? फोकस दूरी होता है। और ये जो बीच में ऐसे कटा हुआ है तो बीच का बाबू लेंथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग देख रहे हैं तो कह रहा है कि जो यहाँ पे आता है आपका F बराबर क्या होता है? R/2। क्यों? क्योंकि सर ये पूरा हो गया R, उसके बीच का ये हो गया F, तो हम लोग देखते हैं कि F बराबर क्या होता है? R/2। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। R = F हो ही नहीं सकता है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डायरेक्ट बीच में है ना, और फोकस दूरी उसके बीच में है। तो ये हिस्सा और मान लो ये हिस्सा और ये हिस्सा कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक और दिया R = F/2। मान लो R यहाँ है, F यहाँ रहता तब ना हम बोलते F का आधा, ये तो दुगना हो गया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यही वाला होगा, F = R/2 हम लोग बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यहाँ हिंदी। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती है? इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? विच फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स रिफ्रैक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका क्या क्या? आवृत्ति, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है बाबू अगर कोई भी यूनिट अगर बार बार रिपीट करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। वेग तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग वेवलेंथ बोल रहे हैं, ये हमारा वेलोसिटी है। तो इसमें जो कह रहा है कि अपवर्तित रहती है वो है हमारा आवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जिसको फ्रीक्वेंसी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी क्षमता? क्षमता यानी पावर। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं बाबू? द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 1 मीटर विल बी। कह रहा है कि जो हम लोग पावर का फॉर्मूला पढ़ते हैं बाबू, 1 = क्या पढ़ते हैं? F पढ़ते हैं। सर F क्या है? F यहाँ पे आपका फोकल लेंथ होता है। तो क्वेश्चन में देखिए आपका जो फोकल लेंथ है वो तो दिया हुआ है 1 मीटर, तो P = 1/1 करेंगे तो कट के हमारा क्या आ जाता है? 1।
तो सर ये डी क्या है? डी फॉर डायोप्टर होता है। जो पावर का जो एसआई यूनिट होता है, इकाई मात्रा जो होता है, वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ध्यान देना है, प्लस माइनस का गेम है बाबू भैया। यहाँ पे देखो -1D दिया हुआ है और यहाँ पे 1D दिया हुआ है, तो आंसर में यहाँ माइनस तो आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि क्या होगा? 1D इसका आंसर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन डिस्कस करो, कर रहे हैं तुरंत। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो 4D क्षमता वाले, यहाँ पे आप लोग को दिखाई, अच्छा यहाँ चमक रहा हुआ, थोड़ा मैनेज करना हम लोग को। लिखा हुआ 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे क्या बोला कि इस बार पावर दे दिया है, क्षमता यानी क्या? पावर दे दिया हुआ, कितना? 4D दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो यही वाला फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे, P = 1/f। सर इस बार f पूछ रहा है और p दिया हुआ है, तो f को यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? f बराबर 1/p। तो सर p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 डायोप्टर दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा? 0.25 यहाँ देखो आएगा हमारा मीटर में, क्योंकि हम लोग ये भी बात जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है, जो फोकल लेंथ होता है बाबू, उसका जो हम लोग यूनिट लिखते हैं वो हमेशा मीटर में लिखते हैं। यहाँ तो सर वो आंसर नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट खाली 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये बात तो हम लोग सीखते हैं तीसरा चौथा से कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में बाबू बदलना है तो क्या करना पड़ता है? मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यहाँ कितना आपका दिया हुआ है? 0.25, यही दिया हुआ है ना, ये मीटर में है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से इसको गुना करेंगे। जब 100 से बाबू गुना करते हैं तो ई आ जाता है 25 सेंटीमीटर। अब आंसर खोजिए, यहाँ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर आ गया। बहुत आसान होता है। और ये जो चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइट वाला चैप्टर है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से शुरू में ही बताया जाता है। तो अभी तक आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। यही सेम आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखिएगा तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस होता है। सर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाहन के अग्र दीपों मतलब क्या बाबू? बल्ब के बारे में बात हो रहा है। दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हम लोग का जो गाड़ी होता है, यानी मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, तो उसमें हम लोग देखते हैं आगे हम लोग का जो लगा हुआ होता है लाइट, वो क्या करता है कि सारे प्रकाश को, सारे लाइट को क्या करता है? एक जगह ले जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी अगर इस टाइप का मान लो ये हेडलाइट है, तो ये सब सारा जो लाइट यहाँ से मारता है बाबू, सबको क्या करता है? एक जगह पे ले जाता है, यानी कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता है। तो कन्वर्ज करने का जो काम होता है ना, वो कॉनकेव मिरर का होता है। किसका होता है? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर पे कोई भी लाइट अगर हम लोग दे रहे हैं तो वो एक जगह पे क्या करता है? कन्वर्ज करा देता है। मगर अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? अगर लाइट हम लोग दे रहे हैं तो वो अपने से डाइवर्ज करा देगा। मान लीजिए कि ये आपका हम लोग कॉनकेव मिरर लिए हुए हैं। कॉनकेव मिरर में कोई भी लाइट होगा ना तो ये काटते जाएगा, किधर भी जाएगा तो एक जगह पे यहाँ पे काटते जा रहा है। मगर जैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे ना, तो ये जो लाइट होगा, ये जो लाइट है ये इधर चला जाएगा, ये भी लाइट इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये डाइवर्ज कर रहा है। जो उत्तल दर्पण होता है वो डाइवर्ज करता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो लाइट तो हमको एक जगह पे चाहिए, तो उसी लिए यहाँ पे खोजिए ऑप्शन में अवतल दर्पण कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बाबू अवतल दर्पण। समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा कमेंट में मैसेज जरूर करना है, सर ई बतवा फिर से बता दीजिए, हम बता देंगे, हम तो इसीलिए खड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा हिस्सा है? तो ये जो हमारा आँख है बाबू, आँख में एक हमारा कॉर्निया होता है। क्या होता है बाबू? कॉर्निया। और कॉर्निया क्या है? सबसे जो बाहर वाला थीन मेम्ब्रेन, एकदम पतला सा झिल्ली देखते हैं, बल्जिंग टाइप से निकला हुआ दिखता है हल्का सा, वही क्या है बाबू? हमारा कॉर्निया होता है। यही परितालिका को बाबू हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं हम लोग? आइरिस। अब आइरिस का काम क्या है बाबू? ये जो हमारा काला वाला जो डार्क कलर का जो भाग देख रहे हैं हम लोग, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? आइरिस बोल रहे हैं। सर अगला पुतली। पुतली क्या है बाबू? प्यूपिल। प्यूपिल का हम लोग का काम क्या होता है कि जो हमारा प्यूपिल है वो
लाइट के अकॉर्डिंग काम करता है। मान लीजिए अभी हम रूम में पूरा अंधेरा कर देंगे, अंधेरा करके दिखाएं, अच्छा देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। ये तार है, देखते हैं कोशिश करके। ये देखिए अंधेरा हुआ फिर जला रहे हैं, अंधेरा हुआ फिर जला रहे हैं, अंधेरा हुआ फिर जला रहे हैं। तो अभी आप क्या होंगे, एक टाइम पे आप फील किए होंगे कि जैसे ही अंधेरा होता है हमारा जो प्यूपिल है, पुतली जो है हमारा, उसका साइज बढ़ जाता है, और जैसे ही लाइट आता है उसका हम साइज छोटा कर लेते हैं। आप इसको घर में भी करके देख सकते हैं कि एक रूम में पूरा अंधेरा अचानक कर देना, तो देखना तुम्हारा आँख पूरा खुल जाएगा, और एक टाइम पे क्या करना, पूरा धूप में चले जाना, तो वहाँ पे तुम्हारा आँख का जो साइज होगा ना वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वो पुतली है ना बाबू, वो अपना साइज ही खुद से छोटा करता है। और लास्ट है हमारा रेटिना, जिसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। तो जो सारा जो वस्तु का जो इमेज बनता है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मेरे सामने, मान लीजिए अगर आप हैं तो उसका इमेज कहाँ हमारे बनेगा, आँख का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है उसको दृष्टि पटल। क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल। हम लोग दृष्टि पटल पे अपने चैप्टर में पढ़ते हैं, 3-4 दोष मिलता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये सब हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर वो सब भी आपको अगर जानना होगा, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे आएंगे। अगर सब्जेक्टिव भी आप डिस्कस करवाना चाहते हैं मेरे से तो कमेंट में आप जरूर कर देना। अभी 7 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, हम लोग आगे भी और डिस्कस करने वाले हैं, तो और भी कुछ समझना है तो कमेंट जरूर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हो तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। गाना वाना सुनता है बाबू? सुना करो गाना। आवाज़ आ रहल बा, देख लेते हैं आवाज़ सही है कि नहीं। ठीक है, अगला डिस्कस करें। अगला है बाबू क्वेश्चन नंबर 8। वही इसका इंग्लिश है, ज़्यादा कुछ मत समझना है, कुछ चिट पुर्जा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8वां क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र पर दूर बिंदु क्या है? सामान्य जो हम लोग का जो नॉर्मल आई है, हम तो बाबू चश्मा पहने हुए हैं, तो मेरा तो नॉर्मल आई नहीं है, मगर जो चश्मा नहीं पहनता है जिसका नॉर्मल आई होता है, अब उसमें कह रहा है कि दूर बिंदु क्या हो सकता है। अंग्रेजी में 8वां नंबर है ना, इंग्लिश में कह रहे हैं बाबू व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई, दूर बिंदु क्या होता है। तो मान लो एक जो हम लोग नॉर्मल आई देखते हैं, बहुत बच्चा लोग तुरंत कुछ देखा नहीं, तुरंत 25 सेंटीमीटर टिक गया। अरे बुढ़वक, 25 सेंटीमीटर क्या होता है कि कितना नज़दीक रखने के बाद हम लोग क्लियर देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नज़दीक रखेंगे तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा। मगर ये जो 25 सेंटीमीटर है ये क्या है, क्लोज पॉइंट है, नियर पॉइंट है कि इतना नज़दीक से हम लोग पूरे वस्तु को क्लियर देख सकते हैं। तो कह रहा है कि दूर, फार पॉइंट बताइए। अरे तो दूर पॉइंट क्या होगा, अनंत न होगा, हम लोग कितना भी दूर तो देख सकते हैं ना, उसके लिए तो कोई डिस्टेंस निर्भर नहीं है। तो इसका अंदर ध्यान रखना कि ई आंसर इसका नहीं होगा। काट दो यहाँ लिख के, ऐसे कचर कचर इसको काटो, टिक मारो अनंत, यही तुम्हारा गर्दा उड़ा के यही आंसर हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि फार पॉइंट क्या होता है बाबू, नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है। सर अगला क्वेश्चन है नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। हमारे आंख में क्या आ रहा होगा, रोशनी आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो कह रहा है कि उसी को नियंत्रण कौन करता है। कह रहा है हु कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। कह रहा है यहाँ देखो दृष्टि पटल, रेटिना, एक है स्वच्छ मंडल, एक है परितालिका, एक है पुतली। पुतली का बाबू काम क्या था कि मतलब जो आई का साइज है बड़ा छोटा करते रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कम लाइट आ रहा है तो आँख को ज़्यादा उस पर फोकस करना है तो आँख का साइज बढ़ा देता है, वही मतलब अंदर का साइज बढ़ा देता है। और जैसे ही लाइट में जाएंगे तो उस साइज को क्या करता है, प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है बाबू, छोटा कर देता है। मगर अभी हम लोग बात किए थे आइरिस के बारे में कि आइरिस क्या होता है बाबू, ये जो हम लोग का डार्क कलर का दिख रहा है, ये जो हमारा डार्क कलर का दिख रहा है, यही क्या करता है कि नियंत्रण करता है कि कितना रोशनी हमारे आंखों में आना चाहिए। यही परितारिका जिसको हम लोग बोलते हैं, आइरिस जिसको बोलते हैं, यही है वो हमारा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। हमारा आँख
कैसा हमारा आँख होता है, ऐसा ही ना बाबू, कॉन्वेक्स लेंस ना होता है। तो कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी अगर इन्फिनिटी से अगर कोई रे जा रहा है, कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से बाबू जा रहा है तो वो रियल तो बनता है मगर उसके साथ क्या हो जाता है, इनवर्टेड, उल्टा फिगर बनाता है। कोई भी अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं उसमें अगर कोई इन्फिनिटी से अगर कोई रे आता है तो क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाएगा और रियल बनाता है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट निम्न में किसकी इकाई है। कह रहा है, इंग्लिश में कहते हैं 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला आपका है शक्ति यानी पावर, इलेक्ट्रिक पावर, क्या वो होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या ये होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या ये होगा, और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो बाबू जो इसका आंसर होता है ना, ऊर्जा, किलोवाट आवर, 1 घंटे में कितने किलोवाट का हम लोग मतलब सप्लाई करवा दे रहे हैं, तो ये हमारा ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है। कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ। कह रहा है पहला विद्युत आवेश है, बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा है बाबू पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट है हमारा रेसिस्टेंस। तो ये सब तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, इसको हम लोग नहीं लेके चलते हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, मगर ये जो कूलाम है ना बाबू, ये विद्युत आवेश जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं, तो चार्ज का हम लोग यूनिट लिखते हैं सी। कूलाम में कितना मतलब चार्ज गया, 1C 2C कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो कूलाम के लिए हम लोग किस में लिखते हैं, विद्युत आवेश का हम लोग एसआई मात्रक लिखेंगे। याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर, जो हमारे घर में मोटर लगाया हुआ है, मान लो मोटर से पानी पटा रहे हैं, मोटर हर जगह होता है, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। इंग्लिश बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, किसको किस में कन्वर्ट करता है, क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा। सर सही मिल रहा है। अगला, रसायन, क्या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। सर इसमें तो केमिकल का कोई बात है नहीं, बात तो बस दो ही है, एक है जो विद्युत सप्लाई होता है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, और एक वो चलता है, मोटर चल रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको बोलेंगे कि विद्युत एनर्जी। हम लोग उसमें तार सटाते हैं, तो तार सटाने के बाद वो क्या होता है, जो वो विद्युत ऊर्जा है बाबू, किस में बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। कहीं कोई मोटर से पंखा चल रहा है, मोटर से बड़ा बड़ा कुछ हम लोग कार का भी मोटर, तो उसमें तो बैटरी लगा हुआ होता है, और भी जो भी हम लोग मोटर से इस्तेमाल करते हैं, यही उसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। समझ में आना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, सवाल 14वां नंबर का कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है बाबू, उसको हम लोग को ध्यान से समझना है कि देखिए, संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद नहीं होता है, बता देंगे लास्ट में, अभी तुरंत बताएंगे। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक दूसरा से मिलकर कोई रिएक्शन कर देना, तो वो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, दो गो पहले था, टूट के अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले किसके साथ था, बाद में किसके साथ चला गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको समझा दे थोड़ा सा, चलो समझाते हैं हम लोग। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से समझना, एगो लड़का है एगो लड़की है, एक लड़का और एक लड़की। मान लो एक कमरा में एक लड़का और एक लड़की को हम लोग बंद कर दिए हुए हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, बस इसको गलत नहीं समझना, बस समझने के लिए, एक टाइम के बाद क्या होगा, वो क्लोज आ जाएंगे। मान लो ए कोई लड़की है और बी कोई लड़का है,
एक टाइम के बाद बाबू दोनों क्या आ जाएगा, साथ में आके गप्पाबाजी करेगा कि तुम पढ़ लिया ये तो हम पढ़ लिए वो, तो दोनों क्या हो जाएगा बाबू, साथ में हो जाएगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक प्रकार का अभिक्रिया जो पढ़ रहे हैं बाबू, मोहब्बत है, लव स्टोरी है एक तरीके से। देखो लव स्टोरी कैसे है, ए है और बी है, एक लड़का है बी एक लड़की है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, दोनों एक साथ होगा, शादी ब्याह कर लिया, अच्छा खासा इन लोग का जिंदगी चल रहा था। फिर क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया। बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था, बाद में क्या हो गया कि मान लो ये लड़का उस लड़की का फोन पकड़ लिया, सब सच्चाई जान गया। तो सच्चाई जाने, अभी देखो दोनों साथ में है ना, जब दोनों का सच्चाई एक दूसरे को जान जाएगा तो क्या एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे, नहीं, तो दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, यानी तलाक हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो साथ में है टूट के अलग हो गए, वियोजन अभिक्रिया, अलग अलग थे साथ में हो गए संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक मिनट इरेज करके बता रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, ये भी देखो प्यार मोहब्बत बहुत क्या होता है, क्लास में एक हैंडसम सा लड़की है, सॉरी हैंडसम सा एक लड़का है और एक लड़की उसकी दोस्त है। अब बाद में क्या हुआ, एक और हैंडसम सा लड़का आ गया क्लास में। वाह, पहले दोनों का बेचारा का जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, मगर एक क्लास में एक एंट्री मारता है हैंडसम सा वरुण धवन टाइप का एक लड़का, तो लड़की का काम मन करेगा, इसके साथ आ जाएगा, फिर इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। जैसे देखो एक को क्या कर दिया बाबू, इसको दरकिनार कर दिया, क्योंकि इसका मन तो अब इसके साथ बात करने का होगा, जो भी है गंदा बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई की बात कर सकते हैं। तो ये जो होगा, ये जो लड़की है बी, इसके साथ दोस्ती कर लेगी, सी के साथ में ये दोस्ती कर लेगी। समझ रहे हो बात, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। ये तो यार और नॉनवेज है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये तो खाली था विस्थापन अभिक्रिया, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको समझते हैं। मान लो एक ए है, ए लड़का बी लड़की, हम लोग जानते हैं ये बात। मान लो एक और कपल, सी लड़का डी लड़की, दोनों का बेचारा का बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था। बाद में इन लोग सोचा कि कुछ दिन के लिए क्या करते हैं कि हम कर लेते हैं बाबू, ये तो लड़का है, ए कर लिया डी के साथ दोस्ती, लड़की थी, लड़का लड़की लड़का लड़की, तो ए कर लिया इसके साथ दोस्ती और बी कर लिया सी के साथ दोस्ती, बस यही था। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो बार तक दूसरे पलट रहा है। तो ए बेचारा कुछ दिन बतिया किसके साथ, डी वाले के साथ में, ए किसके साथ बतिया, डी वाले के साथ में, और बी वाला किसके साथ में बतिया बाबू, सी के साथ में। इसको गंदा नहीं समझना है बाबू, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया सिखा रहे थे। तो ये चार अभिक्रिया जो कि आशा करते हैं कि आप लोग इस तरीके से समझिएगा तो आसानी। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, दो एक लड़का एक लड़की दूर दूर है, साथ में आ गया, बढ़िया से शादी ब्याह कर लिया। अब शादी ब्याह कर लिया, बाद में दूसरे का जान गया कि तोहर तो पहले वो था, तोहर तो पहले वो था, दोनों अलग अलग हो गया। क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। क्लास में एक लड़का एक लड़की के साथ में रह रहा था, बाद में बहुत हैंडसम सा लड़का आया, तो उस लड़का को छोड़ दिया, नैका वाला के साथ में रहने लगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, मान लो एक ये जोड़ी है, एक ये जोड़ी है, एक लड़का लड़की लड़का लड़की, तो तीन लोग गेम किया क्या कि कुछ दिन हम इसके साथ रहेंगे, कुछ दिन हम इसके साथ रहेंगे। तो देखो एक दूसरे से जोड़ी तोड़ के एक नया जोड़ी बना लिया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, चार तरह का अभिक्रिया है जो कि हम लोग को समझ में आना चाहिए। इसका एग्जांपल होता है, वो भी आप लोग को करना पड़ेगा याद। अगर आप एग्जांपल का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो 14 तक बाबू डिस्कस हो गया है, आगे हम करते हैं डिस्कस। आवाज क्लियर है बच्चों? चलो देखो, जो 15वां सवाल है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस उसमें किससे रिएक्शन करवाए, H2 से, तो बन क्या रहा है, कॉपर बन रहा है और पानी, ब्लू ब्लू पानी बन रहा है बाबू। कह रहा है दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार पदार्थ का उपचयन होता है, यानी किसका पूछ रहा है बाबू, ये बीइंग ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें देखिए आप लोग ध्यान से दीजिएगा, कॉपर में ऑक्सीजन था, यहाँ जाके कॉपर अलग हो गया, तो बाबू ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ ऑक्सीजन घट गया, तो ये ऑक्सीजन क्या हो, रिड्यूस हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, यहाँ पे रिड्यूस कर गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, मगर यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ये हमारा ऑक्सीडेशन। क्यों बोल रहे हैं सर ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था, वहां पे जाके उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है बाबू, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी जो गेन ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे लूज कर रहा है ऑक्सीजन, यहाँ O था मगर यहाँ पे O नहीं है, तो ये लूज कर रहा है अपने ऑक्सीजन को, ये होता है इसका रिडक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2 को, H2 देखो बहुत आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो गर्दा उड़ा दोगे तो कोई क्वेश्चन का। अब अगला है बाबू फिगर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको एनसीईआरटी का जरूरत पड़ेगा फिगर दिखाने के लिए। लिखा हुआ है दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है बताइए। ये देखो एक फोटो आपके मॉडल सेट में है, तो उससे बढ़िया रंगीन फोटो दिखेगा, दिख रहा होगा ये वाला फोटो। इस फोटो में बाबू कह रहा है कि एक ट्यूब है, ट्यूब में क्या है, एक धागा से बांधा हुआ है, और उसमें जो घोल विलयन जो लिए है ना हम लोग, वो कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हुए हैं, और दो कांटी आप लोग देख रहे होंगे, दो कांटी को अच्छे से इसमें लगाया गया है। तो पूछ रहा है कि इसमें से ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो इसमें से ये बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हुआ क्या था,
नेल किस चीज का, जो कांटी लगाए वो आयरन का होगा, और इसमें सॉल्यूशन किस चीज का डाले हुए हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जब सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको बताए थे कि हैंडसम अगर लड़का आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बना लेता है, AgSO4 ये बना लेता है, और कॉपर को क्या करता है, अलग कर देता है। जब कॉपर को बाबू अलग करेगा तो देखोगे तो एक आगे एनसीईआरटी का जो अगला फिगर है, तो देखो एक जो हमारा काटी है वो तो सेम है, मगर एक क्या हो गया, कॉपर का लेयर चढ़ जा रहा है, देखो इसका दूसरा कलर दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो ये जो मिथाइल ऑरेंज हम लोग पढ़ते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज बाबू क्या होता है, ये हम लोग का आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ये जो फिनोल्फथालीन है ये भी एक प्रकार का है आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, मगर जब हम लोग लिटमस पेपर के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो ये लाइकेन से बना हुआ होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। कौन, लिटमस पेपर। अगला क्वेश्चन, किसी विलियन का पीएच मान अगर 10 है, मान लो ग्लास में सॉल्यूशन लिए हुए हैं हम, उसका पीएच वैल्यू 10 है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या होगा, क्या वो अम्ल होगा यानी एसिड होगा, क्या वो सॉल्ट होगा, क्या वो न्यूट्रल होगा, क्या वो क्षार होगा। तो एक बात हम लोग पीएच के लिए सीखते हैं कि अगर 7 से अगर कम वैल्यू होता है तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, अगर 7 से अगर ज्यादा वैल्यू होता है तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो 7 होता है बाबू वो न्यूट्रल वैल्यू होता है। तो 7 से ज्यादा है ना 10, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोलते हैं। एक और क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। अब ये चित्र कौन है बाबू, दिखा रहे हैं आप लोगों को, कहां गया रे चित्र, ये चित्र, ये वाला चित्र है बाबू, ध्यान से देखिए, ये वाला फोटो एनसीईआरटी में और आपको मॉडल पेपर में भी यही वाला चित्र दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें क्या है, दो एक ऐसा ड्रॉप डाला हुआ है, एक में हाथ को धोया जा रहा है और एक में रॉड को धोया जा रहा है। तो वो क्या बता रहा है, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, क्या ये बता रहा है, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। अरे यार एसिड से हाथ धोना तो क्या बहुत नुकसान करता है, अगर हाईली एसिडिक हो गया तो। कह रहा है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह। हाँ बिल्कुल सही, इसमें भी यही लिखा है कि वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेस। ये जो सांद्र बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पूरा गाढ़ा अगर अम्ल होगा, क्षार होगा, उससे अगर हम लोग किसी चीज को धोएंगे तो वो हो सकता है नुकसान कर जाए। यही वो फोटो का मतलब दिया हुआ, आप लोग फोटो देखना, वहीं पे वो लाइन लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण बाबू क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि हम लोग ये 20 क्वेश्चन का एक सेट आज बना रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो बोलना, बाकी का जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो झारखंड बोर्ड में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है इमली में कौन सा, इमली सुनते ही बाबू मुंह में पानी आ जाता है, पानी को अंदर घोट लो, देखो क्या है, क्या वो सिट्रिक अम्ल है, क्या वो टार्टरिक अम्ल है, क्या वो लैक्टिक अम्ल है। तो सर ये क्या होता है, सिट्रिक एसिड हम लोग नींबू ये सब में देखते हैं, जितने भी तरह के सिट्रस फ्रूट होते हैं। ये जो टार्टरिक, बड़ी पानी आ रहा है, जितने भी टार्टरिक एसिड है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है, दोस्तों को जरूर शेयर करना है। और ये पूरा 10th के बच्चों के लिए ना, ये अगर इस तरीके से अगर चाहते हो तो बोलो, रामबाण इलाज वालों एक एक क्वेश्चन का एकदम डिस्कशन हम लोग चीर फाड़ डाइसेक्शन उसका कर देंगे इसी बोर्ड पर। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बटन खुद दबाते रहो। ठीक है बाबू।